प्यारे बच्चे लोग, आज आप सभी को ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। रूटीन के अनुसार आज जो है सोशल साइंस है, ठीक ना। इसलिए आप सभी के लिए ये ज्योग्राफी बैच लाए, ज्योग्राफी क्लास लाए। और ये बैच जो है मंजिल बैच 2025 टू 26 है, 10th क्लास ज्योग्राफी, ठीक ना। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में ही 6 चैप्टर और है ना। फर्स्ट चैप्टर क आता है, दूसरा चैप्टर फिर ख आता है, ग आता है। इसी तरह से पहला चैप्टर से रिलेटेड कितना चैप्टर है इसमें? 6 चैप्टर है, ठीक ना। इसलिए ये पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग है। भारत संसाधन एवं उपयोग है, ठीक ना। और देखिए ये सभी बारे में इसलिए लिखा गया है कि सभी सब इम्पोर्टेंट रहता है थ्योरी के अनुसार, ठीक ना। और ये बात हकीकत है कि भूगोल का जो टेंशन लिखे खत्म, ये हकीकत है। इस तरह से पढ़ा देंगे ना तो वो ये चैप्टर से वो कोई भी चीज डाउट नहीं रहेगा। जितना बताएंगे शांति से समझना है, उसके बाद पीडीएफ जो देंगे उसको क्या करना है? रिपीट करके पढ़ना है, रिविजन करना है, ठीक ना। उसके बाद शांति से सुनना है। ये पहला क्लास ही ज्योग्राफी का है। इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 करके देते रहेंगे। जो क्लास रहेगा, जो क्लास करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो देखते बढ़ते हैं आगे। देखो ये दुर्गा माई, ठीक ना। दुर्गा माई के एक बार नाम लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और आगे देखो मोटिवेशनल है, मोटिवेट है। कहता है कि देखो कहता है कि समय और समझ, यदि देखो जिस इंसान को या जिस स्टूडेंट को या कोई भी विद्यार्थी को जब उसको समय और समझ जब एक साथ उसको यदि आ जाएगा तो जिंदगी में बोलते हैं कि उसके लिए कामयाबी बहुत छोटा पड़ जाता है। जिसके पास यदि समय रहता है तो उसको समय रहता है तो समझ नहीं आता है। जब समझ आता है तो उसके पास समय ही चला जाता है, समझा ना। इसीलिए समय को रहते हुए तुम सब अपना समय को क्या करना है? कामयाब बनाना है, समझ लाना है, समझा ना। वही लिखा है यहाँ पर, देखो कहता समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वाले को ही मिलते हैं, ठीक ना। जिसका किस्मत अच्छा है, बोलता है कि इसको कितना मेहनत करता है, कितना पढ़ता है, वो अपना समय और समझ उसको दोनों है, तभी वो इतना देर पढ़ सकता है, इतना देर पढ़ता है, समझा ना। जिसको और वे किस्मत वाले है ये दोनों, उसको बहुत भाग्यशाली है। और जिसको पास समय तो रहता है, अभी सभी के स्टूडेंट के पास क्लास 10th के पास सभी के पास समय बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम स्टूडेंट को है। समझ बहुत, जब मान लो कि अच्छा पढ़ता है, ज्यादा मेहनत से पढ़ता है, उसको ये सोचता है, उसके पास ये सोचो कि समय और समझ दोनों आ गया है, तभी ये मेहनत से पढ़ता है। यदि उसका समय और समझ तो रबे करता है, समझ उसको तभी आता यदि उसको यदि क्लास 10th के जब लास्ट में चला जाएगा ना, तब उसको समझ आएगा कि हमको पढ़ना चाहिए, तब कुछ फायदा होने वाला नहीं, समझा ना। बहुत कुछ तुम गमा चुके होंगे, इसीलिए समय को रहते हुए समझ इतना बना लेना है कि हमको कुछ अच्छा करना है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज अच्छा करने के लिए पहले से लगना पड़ता है। जो सोचेगा कि अब एग्जाम 1 महीना बचा है हम कुछ कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। सोचेगा क्रैश कोर्स में शामिल हो जाएंगे तो कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। क्रैश कोर्स में वही टॉपिक भाई दिखाया था, अखनी जिस तरह से डिटेल से करके सोल्यूशन दिया जाता है, करके एग्जाम्पल दिया जाता है, हर एक एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल दिया जाता है टॉपिक पर टॉपिक, उतना बढ़िया से क्रैश कोर्स नहीं होता है। क्रैश कोर्स उसी के लिए अच्छा होता है जो फाउंडेशन बैच, समझा ना, जो अच्छा से पढ़ा है, समझा ना। इसीलिए क्रैश कोर्स के फॉर्म नहीं रहो। इस तरह से डिटेल से समझाने वाले हैं कि आप सभी ये देखते होंगे ऊपर में क्रैश कोर्स लिखा, क्रैश कोर्स का नहीं है, समझा ना। ये फाउंडेशन पीडीएफ ही है, फाउंडेशन थ्योरी ये जो लिए पीपीटी पर फाउंडेशन ही है, ठीक ना। इसीलिए वे टेंशन नहीं लेना है कि क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स का नहीं है। लेकिन ये बात को हमेशा तुम अपने मन में रखना है कि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वाले को ही मिलती है। क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय नहीं निकल पाता, समझ निकल जाता है। जब समय उसको आता है, जब समझ आता है उसके बाद समय ही चला जाता है, समझ ही चला जाता है। इसीलिए समय को साथ साथ रखते हुए भी क्या करना है? समझ बनाना है, ठीक ना। ये हमेशा सोचना है, कहने के समय मैंने गमा दिए, उसके बाद जब समझ आया उसके बाद तुम बहुत पछताओगे, पछता छोड़ा के कुछ नहीं कर सकते, सोचिएगा। इसीलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना है, लास्ट के फेरा में नहीं रहना है, ठीक ना। देखो आज ज्योग्राफी बताने वाले हैं। फर्स्ट नंबर ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले बताए थे। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी क्या होता है इसके बारे में जानना है, ठीक ना। मैं कहता है कि भूगोल, ज्योग्राफी को भूगोल किसे कहते हैं? ये भूगोल क्या आता है? भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहता है। देखो भूगोल के विषय में वो चीज पढ़ना है, भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वह विषय या एक शास्त्र है, ठीक ना। तो जिसके अंतर्गत जिसके अंदर, ठीक ना,
अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, जितना पृथ्वी के ऊपर जितना भूभाग पर पृथ्वी के ऊपर से हम सभी देख रहे हैं, ठीक ना, जितना पृथ्वी के ऊपर जितना भी वस्तु हम सभी देख रहे हैं, ठीक ना, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी किस तरह की संरचना है, संरचना पूछता है ना कोई, ये भी चीज यदि साजाता है उसका नहीं कहता है कितना बढ़िया संरचना है, कितना बढ़िया चित्र, उसी प्रकार कहता है पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भाग। पृथ्वी का भी कुछ प्राकृतिक भाग है, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया है, जो मानव ने नहीं बनाया गया है, उसी के तो प्राकृतिक भाग कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्व, पृथ्वी में जितना भी खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक ना, खनिज तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना। ये समझ में आया? जितना भी देखो पृथ्वी ऊपरी स्वरूप है, जितना पृथ्वी पर ऊपर में दिख रहा है हम सभी को, जब चलते बुलते हैं ट्रेन से, गाड़ी से, बस से, पैदल, तो उतना देख रहे हैं वस्तु को, देख ना, उसका अध्ययन करेंगे किसमें? ज्योग्राफी में। उसके बाद पृथ्वी के संरचना, पृथ्वी किस तरह संरचना, किस तरह बनावट है, ठीक ना, आप सभी देखे होंगे कि इसमें जो है पृथ्वी के पूरे विवरण क्या, विश्व है पूरे है, ठीक ना, इसी में भारत भी है, ठीक ना, है ना, मैप में, इसी मैप के अंतर्गत होता है, बहुत सा फोटो भी रहता है, पता है ना, इसी के बारे में पढ़ने वाले जितना पृथ्वी पर है। उसके बाद खनिज, पृथ्वी में जितना पृथ्वी के ऊपर खनिज है, पृथ्वी के अंदर में खनिज है, खनिज के बारे में भी अध्ययन करने वाले, ठीक ना। जैसे तो बहुत क्या कहते हैं, पृथ्वी के पाए जाने वाले खनिज तत्व के बारे में भी अध्ययन करेंगे, ठीक ना, इसी के अध्ययन करना। जैसे तो कोई पहाड़ होता है, पहाड़ पृथ्वी के ऊपर ही तो पहाड़ है ना, है कि नहीं, महादेश, महादेश, देश, महादेश सभी, समझा ना, और देश, नगर, नगर जैसे अपना नगर सब होता है, उसके बारे में जितना नदी के बारे में पढ़ने वाले, समुद्र के बारे में पढ़ने वाले, झील के बारे में पढ़ने वाले, सब किस चैप्टर में? यही ज्योग्राफी में। वन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, और कोयला, पेट्रोल, कोयला सब क्या आता है? खनिज के अंतर्गत है, पेट्रोल आदि इत्यादि ये सभी पढ़ने वाले चीज, समझा ना, कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कहता है माना कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, भूगोल वह एक विषय होता है, ठीक ना, एक विषय या एक शास्त्र होता है, पता है, जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, मैथ होता है, उसी प्रकार भी ज्योग्राफी क्या एक सब्जेक्ट है, क्या है? विषय, ठीक ना, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, जितना पृथ्वी के ऊपर स्वरूप देखते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब पूछता है ना कि पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, समझा ना, तो पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की क्या क्या संरचना उसके बारे में, और प्राकृतिक भाग अथवा प्राकृतिक कुछ जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, समुद्र सब, समझा ना, ये क्या भगवान मानव ने बनाया है, नदी सब क्या मानव ने बनाया है? नहीं, ठीक ना। पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे तो पहाड़, महादेश, देश, नगर, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोल इत्यादि सभी के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसे क्या कहते हैं हम सभी? भूगोल कहते हैं। कहते हैं भूगोल, जिसे अंग्रेजी में हम सभी क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक ना। कहते हैं ज्योग्राफी ग्रीक भाषा एक शब्द है। देखो ग्रीक लेटर किसे कहते हैं? ग्रीक भाषा किसे कहते हैं, ठीक ना। जो यूरोप देश में इस्तेमाल किया जाता है ना, उसी को हम ग्रीक भाषा, ग्रीक लेटर कहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का एक शब्द है, अपना हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण दो शब्दों से किया जाता है। जिसका निर्माण किस शब्द से किया जाता है? दो शब्दों से। एक होता है जियो प्लस ग्राफो। जियो मतलब जो जियो सी मतलब वे नहीं, जियो, जियो में आता है कि भूभाग, ठीक ना, पृथ्वी होता है। तो कहता है जियो प्लस ग्राफो, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है कि लिखना या वर्णन करना या अध्ययन करना, ठीक ना। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक ना। जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफो मतलब क्या होता है? लिखना या वर्णन करना या अध्ययन करना, ठीक ना। तो इसी को होता है, पूरा जब मिला दिया जाता है उस दोनों वर्ड को, जियो प्लस ग्राफो जब मिला जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि ज्योग्राफी तो हो गया, ज्योग्राफी जब पृथ्वी का अध्ययन पहले करना स्टार्टिंग कौन किया था? ये तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? अच्छा पहले कौन, कोई भी चीज को देखो जब अध्ययन किया जाता है, किसी के बारे में जब उसको लिखना स्टार्ट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? ये अध्ययन कर रहा है, मेरा बात को देख रहा है, ठीक ना। जैसे इतिहास होता है, बीती हुई बात को इतिहास होता है, जो जितना पीछे का बीता हुआ है बात, तो सभी को लिखने क्या आता है? इतिहास होता है। या मान लो कि जितना भी तुम कोई भी चीज घटना घटा उसको तुम लिखते जाते हो, तो ये एक तरह से इतिहास होता है। उसी प्रकार ज्योग्राफी के बारे में जितना भी अध्ययन होता है उसको तो अध्ययन क्या, पहले कोई लिखा होगा, कोई पढ़ा होगा, उसको बार बार देखा होगा, वो अच्छा चीज है, नॉलेज चीज है, ये चीज होना चाहिए तभी तो होता है ना। उसी प्रकार ज्योग्राफी का जो जनक होता है, ज्योग्राफी को खोजने वाला, ज्योग्राफी का पिता, उसी को कहते हैं जो हमेशा उसको क्या होता है? जन्म दिया, जो उसको पहले पृथ्वी पर लाया है। उसी प्रकार ज्योग्राफी का जन्म देने वाला या फिर भूगोल का जनक या पिता इरेटोस्थेनीज को लेता है। इरेटोस्थेनीज को ही, समझा ना, जो भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया? भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल का अंग्रेजी में ज्योग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक
ठीक ना। ज्योग्राफी क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक ना, जिससे दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफ होता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफ का मतलब क्या था, अध्ययन करना या वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी, ठीक ना, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। पढ़ा है आगे, समझ गया। देखो आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है हम सभी का कौन सा चैप्टर है, कहता है भारत संसाधन एवं उपयोग है। भारत संसाधन एवं उपयोग है, भारत में संसाधन के उपयोग के बारे में जानना है, किस तरह से भारत में संसाधन का उपयोग होता है, ठीक ना। फर्स्ट नंबर चटाएंगे तो कहता है संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन क्या होता है, ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और 2015-19 में पूछा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट भी है और जानना भी जरूरी है। कहता है देखो संसाधन को परिभाषित करें, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, इसी के बारे में हम सभी जानने वाले हैं, ठीक ना। कहते हैं देखो मानव जीवन में उपयोग में आने वाले सभी वस्तु, मानव के जीवन में, हमारे जीवन में जो भी चीज उपयोग आता है, वे सभी चीज वस्तु क्या है, संसाधन है। ये हमारे लिए मार्कर क्या है, संसाधन है, ठीक है। ये जो किताब है, किताब भी क्या है, संसाधन है। जितना भी वस्तु देख रहे हैं, जैसे मान लो कि ये इंची है, ठीक ना, ये इंची भी क्या है, संसाधन है। जितना भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी आता है, ये सभी क्या है, ये सभी सब क्या है, संसाधन है। जैसे ये लाइट सब जो है, लाइट सब भी क्या है, संसाधन है। ये मिट्टी जो होता है, मिट्टी भी होता है, जो मिट्टी भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि हमारे जीवन में उपयोग आता है, उससे खेती होता है। जब मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या खेती हो पाएगा, समझा ना। जितना भी यहाँ पर वस्तु देखते हैं, जैसे ये होता है वॉशिंग यानी कि साफ करने वाला, ये भी क्या है, वस्तु संसाधन। कुछ भी तुम वस्तु देखो दुनिया में, वे सभी क्या है, संसाधन। बात समझ में आया। जैसे पेड़ पौधा, पानी, जल, खनिज, ठीक ना, ये सभी क्या है, संसाधन है, ठीक ना। इतनों को परिभाषा याद हुआ कि नहीं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं, मानव जीवन में उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं तो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, पेड़ पौधा, संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं। देखो जल और पेड़ पौधा ही नहीं हुआ, हमारे कलम, वस्तु, किताब, कॉपी, लाइट, समझा ना, टेबल, बोर्ड, कुछ भी जो दुनिया में देख रहा है तुम्हारे लिए जो उपयोगी है, वो सब चीज संसाधन है। बात समझा। किताब देखो जानते हैं कि संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं। भौतिक मतलब कि मरा हुआ, ठीक ना, उसको उपयोग करते हैं, लेकिन मृत माने कि निर्जीव के रूप में रहता है, समझा नहीं, मरा हुआ नहीं, निर्जीव के रूप में रहता है, ठीक ना, उसको खोजने पर मिलता है। और जीवित, जैविक मैंने कुछ कुछ उसमें श्वसन भी रहता है। वही कहता है कि भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं, संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं, समझा ना। वही कहता है जान ज्ञान के मानव जीवन उपयोग में आने वाले सभी वस्तु है संसाधन कहलाते हैं, ठीक ना। संसाधन जैसे होता है पेड़ पौधा, पानी, जल, सब जितना भी होता है, नदी नदी, सब चीज संसाधन है, समझ गया ना। जितना तुम कुछ भी एग्जाम्पल बोल दो संसाधन होता है, ठीक। और संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं। अब जानते हैं कि संसाधन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव संसाधन बोलो, प्राकृतिक संसाधन। अब जानते प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो भगवान के द्वारा दिया गया हो, जो हम नहीं बनाए हो, जो मानव ने नहीं बनाया हो, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन। ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, जैसे टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, समझा ना, जैसे ये बोर्ड हुआ, बोर्ड तो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। मोबाइल मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। लेकिन बहुत सा कुछ ऐसा है ना पदार्थ, जो पहाड़ पर्वत सब देख रहे हैं, वे क्या है, प्राकृतिक के द्वारा है, मानव ने तो बनाया नहीं, बनाया है नहीं। जो मानव ने नहीं बनाया है वे प्राकृतिक है, जो मानव ने बनाया है वे मानवीय है। इतना समझ में आया संसाधन के प्रकार। ऐसे मुख्य रूप से जोड़ेगा दुए को होता है, अब उसको कैटेगरी अनुसार माने उपयोग के आधार पर, ठीक ना, तब उसको बहुत सा प्रकार का होते जाता है। लेकिन यहाँ पर समझा मुख्य रूप से कितना है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन, समझा ना। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि अब उत्पत्ति के आधार पर, कहता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हम उत्पन्न किस किस आधार पर कर सकते हैं, ठीक ना। कहता है एक भौतिक संसाधन होता है, एक क्या होता है, जैविक संसाधन होता है, यानी कि एक भौतिक संसाधन होता है, एक जैविक संसाधन होता है, ठीक ना। अब जानते हैं भौतिक संसाधन किसे कहता है, जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज इत्यादि, जो भूमि के द्वारा, ठीक ना। एक जैविक संसाधन होता है वनस्पति, जलीय जीव, जो जल माना कि जो जिसमें जीव का मात्रा पाए अवशेष हो, जिसमें जीवों का अवशेष हो। जैविक जिसमें जीवों का अवशेष नहीं हो, वे क्या कहलाते हैं, भौतिक, समझा ना। मृदा, भूमि, भूमि में क्या जीवों का अवशेष होता है, मृदा में क्या जीवों का अवशेष होता है, ठीक ना। जल, खनिज, ये समय में क्या होता है, जीव का अवशेष नहीं होता है, जिसमें जीव का अवशेष नहीं हुए भौतिक, जिसमें जीव का अवशेष कुछ ना कुछ रहता है। वनस्पति, वन वन में क्या आता है, वन कुछ ना कुछ जीव का अवशेष है कि नहीं, जलीय जीव,
जल में जो जीव रहता है उसमें भी क्या है, जीव का अवशेष है कि नहीं, समझ रहा है ना। देखो लिखना किसी को नहीं, सब चीज का सब सारा पीडीएफ मिलेगा, जितना यहाँ लिखे ये सब चीज सारा पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक ना। इसलिए शांति से समझना है, ठीक ना। अब जानते हैं कि देखो यहाँ जान गया कि भौतिक संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न के आधार पर जितना उत्पन्न कर सकते हैं ना, उसके आधार पर संसाधन दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक संसाधन होता है, एक जैविक संसाधन होता है। अब देखो कहता है कि जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, कौन कहा था, जिम्मरमैन ने। ये कुछ पूछता भी क्वेश्चन है, कहता है जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, ठीक ना। कहता है जितने भी चीज तुम देखो, कहता है कि सेवा को भी संसाधन माना गया, ठीक ना, सेवा को भी संसाधन माना गया, ठीक ना। देखो कोई भी चीज जैसे मान पढ़ा रहे, पढ़ाना भी क्या है, सेवा है, ठीक ना, पढ़ाना भी क्या है, सेवा है, ठीक ना। जिस प्रकार सवारी माने कि गाड़ी वाला सवारी ढोता है ना, व्यापारी कोई भी व्यापार करता है, दुकानदार करता है ना, तो वो भी क्या एक संसाधन है, ठीक ना। क्योंकि तुम्हारे जरूरतमंद को क्या करता है, पूरा करता है, तुम्हारी जरूरतमंद को क्या करता है, पूरा करता है। जो तुम्हारे जरूरतमंद को भी पूरा करता है, जो तुमको उपयोगी में आता हुआ वस्तु सब क्या आता है, संसाधन था। ये याद रखना, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, ठीक ना। और सेवा को भी संसाधन माना गया है, ठीक। अब संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मैंने पूछता है ना, जो रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ किसी भी मानव का जब रीढ़ का मेन हड्डी होता है ना, उसी प्रकार संसाधन देश का क्या होता है, सामाजिक मेरुदंड होता है, सामाजिक मेरुदंड होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जिस समाज में संसाधन की कमी है, जिस वस्तु में संसाधन, जैसे मान लो कि हम पढ़ाने के लिए हमको बोर्ड चाहिए, रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चाहिए, ठीक ना, वे मेरे पास है ही नहीं, क्या है, मुझे आर्थिक की कमी है कि नहीं, आर्थिक का कमी है कि नहीं। जब आर्थिक की कमी है तो क्या है, तो मुझे संसाधन की कमी हो रहा है, ठीक ना। इधर देखो, कहते संसाधन किसी भी देश का क्या है, आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, ठीक ना। इसलिए समाज में यदि कोई भी चीज तुमको कम चाहिए, जिसके पास यदि संसाधन ज्यादा है, तो मानो कि पूंजी वाला आदमी है, ठीक ना। ये भलो तुम्हारे पास पैसा नहीं, पैसा भी एक संसाधन ही है, ठीक ना, जो तुम्हारे जरूरतमंद को क्या करता है, कभी भी पूरा कर देता है, ठीक ना। इसलिए कोई वस्तु भी संसाधन है, तुम्हारे कोई वस्तु तुम यदि मान लो कि तुम्हारे पास यदि किसान के पास क्या रहता है, अनाज रहता है ना। जब अनाज ज्यादा रहता है उसको बेच के वो अपना क्षतिपूर्ति मतलब जो भी होता है अपना पूर्ति करता है कि नहीं। इसलिए क्या है, वे भी क्या है, संसाधन है, अनाज भी क्या है, संसाधन है। वही कहता है कि जब समाज में यदि अनाज या कोई भी वस्तु जब तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, मजबूत, आर्थिक स्थिति क्या है, मजबूत है। और उसी प्रकार मेरुदंड, मेरुदंड क्या आता है, कोई भी समाज में तुम खड़ा रहते हो, खाने के लिए मेरुदंड की रीढ़ की हड्डी की जरूरत है, दूसरा ब्रेन है। उसी प्रकार तुम्हारा संसाधन एक तरह का तुम्हारा पूंजी होता है, समझा ना, पैसा होता है। अब आगे जान देखते हैं टॉपिक, ठीक ना। आगे तो कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो। जैसे एक जैव संसाधन होते हैं, एक अजैव संसाधन है। जब उत्पन्न जब करेंगे ना, उत्पन्न के आधार पर क्या, ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कहता है जैव संसाधन किसे कहते हैं, कहते हैं वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। बात समझ में आया, वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति या जिसकी प्राप्ति, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, जिसका प्राप्त जहां से आया जैव मंडल से हुआ है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, ठीक ना। इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद रहते हैं, जितना भी सबका प्रक्रिया कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब उसे जैव मंडल कहते हैं, ठीक है, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे तुमको मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु, समझा ना, पक्षी, अन्य प्राणी समुदाय, ठीक ना, जितने भी कुछ ना कुछ मनुष्य का लक्षण पाया जाता है वो कौन सा आता है, जैव संसाधन है, जिसमें मनुष्य के कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं, ठीक ना, मानव के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, सजीव के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया जैव संसाधन। देखो अब अजैव संसाधन जानते हैं किसे कहते हैं, कहते हैं अजैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, कहता है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तु के समूह को, जितना भी निर्जीव वस्तु देखता है वो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उसको उठा के लाते हैं तो वहां पर आता है, जैसे टेबल हो जाता है, कुर्सी होता है, चौकी होता है, ये सब होता है ना, है ठीक है, मरा हुआ वृक्ष होता है, वैसे भी क्या आता है अजैव संसाधन।
तो कहता है निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आते हैं। इसमें सभी कौन से वस्तु आते हैं? निर्जीव वस्तुएं आते हैं, ठीक ना। निर्जीव वस्तुएं आते हैं जैसे चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा, ठीक ना। उसे क्या कहता है? अजैव संसाधन होते हैं, समझा ना। निर्जीव वस्तुओं के समूह को कौन सा संसाधन कहते हैं? अजैव संसाधन। इसमें क्या आता है? सभी निर्जीव वस्तुएं के क्या आता है? पदार्थ क्या आता है, समझा। इसमें सभी निर्जीव वस्तु आते हैं। जैसे चट्टान में क्या आता है? कोई भी सजीव का लक्षण रहता है? नहीं। धातु में कोई सजीव का लक्षण होता है? नहीं होता है। खनिज, अनाज, कपड़ा, ठीक ना, ये सभी क्या है? निर्जीव वस्तु के समूह है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को ही क्या कहते हैं? हम सभी अजैव संसाधन कहते हैं, समझाया ना। आज उपयोगिता के आधार पर जब हम उपयोग करते हैं ना, उसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। अब जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर कहता है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कहता है वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक ना। जैसा वैसा संसाधन है जिसे हम उपयोग किए और फिर से प्राप्त हो जाता है, समझा ना। उपयोग किए और वो फिर से प्राप्त हुए तो उसे कौन सा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखो सौर ऊर्जा आता है। सौर ऊर्जा देखा है ना, जब लाइट छोटा सा लाइट घर में जब जलाने के लिए लाता होगा, उसके पीछे सोलर प्लेट लगा रहता है, पता है ना, जो सौर ऊर्जा होता है। बहुत से चौक चौराहा पर देखा होगा कि सोलर प्लेट लगा के नीचे लाइट दे देता है, ऊपर लाइट दे देता है, सोलर प्लेट लगा देता है, पता है ना। तो उसमें कौन है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल, समझ। जल को जब उपयोग करते हैं फिर से प्राप्त नहीं हो जाता है जल। वन को काटते फिर से तो आ जाता है, ठीक ना। वन्य प्राणी भी, समझा ना। ये सब क्या आता है? ज्यादा तुम्हारा एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, जल आता है, ये सभी, समझा ना। कहता नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे पुनः उपयोग करने पर पुनः प्राप्त हो जाता है। उपयोग किए, ठीक ना, मुझे कम का पूर्ति हो गया, फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। उससे कौन सा संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में कोई भी किसी को दिक्कत है, ठीक ना। अब अनवीकरणीय में बढ़ते हैं। कहता है नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के, ये भी थोड़ा दो प्रकार का होता है, ठीक है। कहता सतत प्रवाह संसाधन, जैसे जल होता है, इसका जो पूरा प्रवाह होता है। देखो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद फिर से प्राप्त हो जाता है। जैसे सौर ऊर्जा लाइट होता है, उसको उपयोग करते हैं, फिर तो वे लाइट धूप में देते हैं, फिर चार्ज होता है, फिर हो जाता है, पता है ना। जल तो हम खपत करते हैं, नहाते धोते, कपड़ा सब धोते हैं, जो भी कृषि में उपयोग करते हैं, लेकिन फिर से तो जल प्राप्त हो जाता है, पता है ना। कुआं में तुम जल भरता होगा, पता है ना। कुआं से पानी निकालता है, लेकिन क्या पानी खत्म हो जाता है कि फिर आ जाता है? फिर आता है। तो वैसा संसाधन भी, देखो कुआं से पानी निकालना, पानी भी क्या है? संसाधन है ना। तो कहता है कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार का होता है। एक सतत प्रवाह संसाधन, जैसे जल और पवन ऊर्जा। जो सतत प्रवाह होता है मतलब कि आते रहता है लगातार, वो कमी नहीं होता कभी भी, ठीक ना। जैसे हवा के क्या कमी है? तो खत्म होगा आएगा, खत्म होगा आएगा। तो ये कौन सा प्रवाह? सतत प्रवाह हो जाता है। जैव संसाधन, वन और वन्य जीव, इसको खपत तो होगा लेकिन ठंडा आने में टाइम लगेगा, क्या लगेगा? वन को तो आ तो जाता है। अब कोयला को खत्म कर दे फिर आना बहुत मुश्किल है, बहुत वर्ष, लाखों वर्ष भी जाएगा उसको आने में, लेकिन इन सबको उतना दिन नहीं बीतता है, लेकिन आ जाता है। लेकिन खपत होने पर तुरंत भी नहीं आ सकता। जैसे जल और पवन ऊर्जा, जैसे जल और पवन, ठीक ना, यानी कि हवा, ठीक ना। तो ये खपत हुआ फिर तुरंत आ गया, लेकिन ये क्या आ पाएगा तुरंत में? नहीं। इसलिए क्या है, दो प्रकार के नवीकरण संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत प्रवाह संसाधन, ये सतत या प्रवाह संसाधन, ठीक ना। एक जैव संसाधन, जैव संसाधन का भी एग्जाम्पल वन एवं वन्य जीव होते हैं, ठीक ना। आगे देखता है अनवीकरणीय संसाधन। देखो इधर, अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कहते हैं वैसा संसाधन
जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। एक बार उपयोग किए और पूरा वह स्वाहा हो गया, तो दोबारा वो मिलना मुश्किल है। मिलेगा तो बहुत कठिन तपस्या से मिलने वाला है नहीं कि मान लो हम कोयला उपयोग कर दिए फिर जाके खरीद के ला लेंगे तो वो हो जाएगा। नहीं, पूरे अपने देश के लिए सोचो कि यदि हम खपत कर दे उसको कि मेरा घर में या कहीं पर भी तुरंत बन जाएगा, नहीं। तो वैसा विचार के सोच के ऐसा एग्जाम्पल बोलना, वैसा एग्जाम्पल देना, समझा ना। पेट्रोल को हम जब खपत कर दिए क्या वो तुरंत बन जाएगा पेट्रोल? है ना। जो तुरंत नहीं बनता है तो ये कौन सा संसाधन हो जाता है? और नवीकरणीय। इससे देखो कोयला, पेट्रोल, ठीक ना, ये सभी क्या आते हैं एक बार खत्म हो जाने पर, खपत हो जाने पर तो तुरंत नहीं बनते हैं, उसको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है बनने में, ठीक ना। ये समझ में आया ना। वैसा संसाधन जिसे पुनः उपयोग करना, मैंने उसे जिसे उपयोग करने पर पुनः प्राप्त नहीं होता, वैसा संसाधन जिसे उपयोग करने पर पुनः प्राप्त नहीं होते, मतलब तुरंत प्राप्त नहीं होता, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि सभी इसी तरह वस्तु, बहुत सा वस्तु, ठीक ना। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, कहता है स्वामित्व। स्वामित्व क्या होता है? जो अपना वस्तु होता है, ठीक ना, जो अपना निजी अधिकार होता है, उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, समझा ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अब जानते हैं एक व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना, एक सामुदायिक संसाधन, एक राष्ट्रीय संसाधन, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। अब बारी बारी से सभी को जानते हैं ये 4 प्रकार जान के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। समझ में आया ना। अब जानते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, खास किसी निजी का अधिकार होता है, कोई दूसरे का नहीं। जैसे घर होता है किसी का, तो घर तो आदमी की स्पेशल होता है, दूर के पूरे गांव वाला का घर होगा, है ना। मोबाइल होता है, मोबाइल किसी आदमी का अकेला होता है, अपना होता है। तुम्हारा कॉपी किताब है तो अगर अपना है तो क्या करना? व्यक्तिगत अधिकार है, समझा ना। तो कहता है वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक ना। ऐसे घर में तो अपना भाई का भी अधिकार होता है, ठीक ना, लेकिन किसी व्यक्ति का निजी अधिकार, घर भी तो फिर भी संसाधन ही है, तुम्हारा भी तो घर है ना। दो व्यक्ति का अधिकार है लेकिन तुम्हारा भी तो है ना घर, इसलिए क्या था? व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। उसे कौन सा संसाधन कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, भूखंड मतलब क्या होता है? जिसका तो भूमि होता है, अपना अपना भूमि होता है ना, जो खेती करता है, कृषि करते हो, पता है ना, भूखंड में जमीन, ठीक ना। घर, अन्य पदार्थ, कॉपी, किताब, कलम, मोबाइल, ठीक ना। जैसे अभी ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है? मेरा है। कलम क्या है? मेरा है। मोबाइल सब क्या है? मेरा है। लैपटॉप सब क्या है? मेरा है। इतना सेटअप क्या है? मेरा है। तो अपना क्या है? व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत संसाधन है, समझा ना। सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उस जगह पर जहाँ तुम रहते हो उस समूह का पूरे अधिकार होता है, समझा ना। उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक ना। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार, समुदाय मतलब पूछता है ना, जैसे स्कूल रहता है जो बगल में रहता है, स्कूल में सबका अधिकार। सामुदायिक भवन रहता है, सामुदायिक भवन क्या होता है? सभी का अधिकार होता है कि नहीं। जब जिस पर कोई भी चीज बना हुआ है, अपने गांव से में रहता है ना सामुदायिक भवन, जिस पर सभी का अधिकार होता है, अपने समूह का अधिकार होता है, उस जगह पूरे गांव का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे कौन संसाधन कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहा जाता है, ठीक ना। देखो आगे तो एग्जाम्पल कहता है कि जैसे मंदिर, मस्जिद। मंदिर तुम सब पूजा करने जाते हैं कि एक का अधिकार होता है? सभी का अधिकार होता है, समझा ना। मस्जिद, तालाब, समुदाय भवन, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ठीक ना। शमशान घाट किसी एक का रहता है, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, क्या कहते हैं? समूह का रहता है, पूरे परिवार का रहता है, पूरे गांव सदस्य का रहता है, जहाँ पर पूरे सबका अधिकार हो, जहाँ पर तुम अपना काम कर सकते हो, ठीक ना। कोई तुमको रोक टोक नहीं सकता है। वो क्या आता है? सामुदायिक संसाधन होते हैं, समझ गए ना। सामुदायिक संसाधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कहता देखो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कहते हैं जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, जिस वस्तु पर
पूरा राष्ट्र का अधिकार हो, उसे कौन सा संसाधन बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक ना। जिस संसाधन पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, अपना राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक ना। जैसे देखो, किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब बोलेगा इसमें एग्जाम्पल क्या है? तुम जितना भी वस्तु देख रहा है ना सरकारी, तो राष्ट्रीय ही संसाधन है, समझा ना। रेल देख रहा है, ट्रेन देख रहा है, ट्रेन बहुत सरकारी बस चलता है, वो सभी क्या राष्ट्रीय। सड़क देख रहा है, राष्ट्रीय संसाधन, समझा ना। मस्जिद देख रहा है, समझा ना। जितना भी तुम वस्तु देख रहा है तो सभी क्या है? अपने देश का है। जब अपना देश का है तो क्या? अपना राष्ट्र का है। बात समझा? राष्ट्रीय संसाधन तुम जितना बड़ा देख रहा है कि ये सरकारी है, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। आज समझ में, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कि जैसे देखो, जैसे किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन, किसी भी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब किसी को एग्जाम्पल ढूंढने में कमी है कि हम राष्ट्रीय संसाधन क्या बोलेंगे? है तुम जितना भी सरकारी व्यवस्था देखता है, जितना भी वस्तु अपना देश के अंतर्गत है, सभी राष्ट्र का है, समझा ना। जैसे प्रखंड होता है, अनुमंडल होता है, वे क्या है? राष्ट्र है। तो राष्ट्र का भी संसाधन, समझा ना। आगे बढ़ा, आगे देखो, कहता अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कहता वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो। अंतरराष्ट्रीय संस्था, अंतर या राष्ट्रीय संस्था, समझा ना। अपना राष्ट्र का और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। राष्ट्र के साथ साथ अंतरराष्ट्र में दूसरे राष्ट्र का भी कुछ अधिकार होता है जिस वस्तु का, उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। वैसा जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था को का नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण अध्ययन हो, ठीक ना, उसे क्या कहें? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखो, किसी देश की तट रेखा से, कोई भी देश है उसकी तट रेखा, तट के किनारे, जैसे समुद्र के किनारे से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक, मैंने अपना क्षेत्र, अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं, अपना क्षेत्र कहते हैं। कोई भी समुद्र का एरिया है बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे अपना देश दूसरे देश की सीमा लगाता है, तो वहां से अपना देश के लिए 200 किलोमीटर क्षेत्र तक वो अपना क्षेत्र भी कराएगा, अपना राष्ट्र के क्षेत्र कराएगा, और उधर से भी 200 किलोमीटर जो बीच में बचा उसको क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय। जहाँ पर दोनों का अधिकार हो, जिस क्षेत्र पर दोनों का अधिकार होता है उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। एक व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, एक सामुदायिक संसाधन जिस पर किसी समूह का अधिकार हो, ठीक ना। एक राष्ट्रीय संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था, दोनों संस्था का अधिकार हो, ठीक ना। देश विदेश जहाँ पर जिस संस्था से दोनों देश लगता है उस दोनों देश पर अधिकार, उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक ना। और लेकिन कहता है ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ सब्जेक्ट, कहता है किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर तक का अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। अब आगे देखो, कहता है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। हम अपना देश को कैसे विकास कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं, उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार? विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संभावित संसाधन, नंबर 2 विकसित संसाधन, नंबर 3 भंडारण संसाधन, और नंबर 5 संचित को संसाधन। अब जानते हैं कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक ना। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? कहते हैं संभावित संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, वैसा संसाधन जिस पर, ठीक ना, वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की क्या हो? संभावना हो, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे? संभावित संसाधन कहते हैं। तो कोई जिसको हम उपयोग अभी कर नहीं रहे लेकिन भविष्य में हम उसको उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे लिए कामयाबी होगा, ठीक ना, जो हम उससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक ना। ये जो उपयोग करेंगे उससे तो पैसा कमाएंगे, जिससे हमका जितना भी पूर्ति जो अभी हमको कम का जरूरत है कम का क्या हो जाएगा? पूर्ति हो जाएगा। वैसा कौन सा संसाधन कहलाता है? संभावित संसाधन। ऐसा ना होता है कि लगता है कि संभावना है कि हम क्वेश्चन बना लेंगे, तो बना लेंगे तो नंबर जुट जाएगा, ना बना पाएगा तो क्या होगा? नंबर नहीं जुटेगा। जो बना लिया तो ये कौन सा संसाधन आ गया? संभावित संसाधन, ठीक ना।
वैसा संसाधन या वैसे जिसमें जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है, जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय की क्षेत्र का खनिज, हिमालय के क्षेत्र में जो खनिज है ना, उसको संभावना है कि हम उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी लाए नहीं, ठीक ना। पवन और सौर ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा क्या होता है, जितना भी तुम अपना प्रक्रिया कराते रहो, बनाते रहो, अपना क्या भविष्य में उपयोग होते रहेगा, समझा ना। यहाँ तक समझ में आया संभावित, इसे भविष्य लाने की क्या है संभावना है। अच्छा, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध या तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसमें उपलब्ध, जिन्हें उपलब्ध या तकनीक में कोई भी टेक्निकल कम लगा के, कोई दिमाग लगा के उसको हम क्या करते हैं, उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पर विकसित करता है, जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में, किसी में उपयोग, उपयोग मतलब जो हमारे क्षति को, मतलब जितने भी हमको पूर्ति कर सके कोई भी चीज वस्तु को लाने में या कोई भी करने में, तो उसे कौन सा संसाधन बोलेंगे, विकसित। वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर, जैसे कोई वस्तु तुम्हारे घर में खराब पड़ा हुआ है, जैसे मान लो सितार इतना जानो कि बॉल होल्डर सब होता है ना, कुछ मात्रा में वो मान लो खराब है, तो उसको ठीक करके किसी तरह मान लो कि उसको ठीक करके फिर तुम जला लिया, तो कौन सा संसाधन विकसित हो गया। कि तुम्हारा वहाँ पर 10 रुपया लगने वाला था, वो तुम अपना ठीक करके तुम ऐसे मान लो 1-2 रुपया को उसमें सामान लगा, तो लगा के तुम अपना ठीक कर लिया, तो कौन सा संसाधन हो गया, विकसित, समझा ना। वैसा ऐसा बहुत सा वस्तु होता है कि तुम अपना से ठीक करके और उसको तुम अपना उपयोग में ला लिया, तो ये कौन सा संसाधन होता है, विकसित संसाधन, समझा ना। समझा कि नहीं समझा, बढ़ा आगे। अब आगे देखो, कहता है भंडार संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। कहता है वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक, मतलब कोई भी चीज का टेक्निकल का जरूरत है और बिना टेक्निकल के सारे उसको हम नहीं ला सकते हैं, और वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, समझा ना। यदि वो टेक्निकल हमको मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा तो वो संसाधन हम उपयोग में ला लेंगे, तो वैसा संसाधन कौन सा संसाधन कहलाता है, भंडार संसाधन। जो भंडारित रखा हुआ है लेकिन उसमें कोई भी टेक्निकल दिमाग लगाएंगे, कोई भी दिमाग लगाएंगे, अपना टेक्निक दिमाग लगाएंगे, तो मेरा लिए क्या हो जाएगा, उपयोग में आ जाएगा। तो वैसा संसाधन कौन सा संसाधन कहलाता है, भंडार संसाधन। वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में, तकनीक, समझा ना, तकनीक मतलब बुझ रहा है, तकनीक किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जैसे कोई भी जो होता है ना, कि मानो कि तुम्हारा गेट ही खोलना है, तुम्हारा उधर से लगा हुआ है, लाओ, ठीक ना, उधर से भी लगा हुआ है और तुमको गेट खोलना है, अब तुम किसी सहारे न किसी सहारे तुमको खोल दिया, तुम केनो टेक्निक दिमाग लग गया, कोई भी थोड़ा सा इधर दिमाग लग गया, किसी न किसी तरह उसको तुम खोल दिया, तो जो तुम दिमाग लगाया टेक्निक, ठीक ना, तो क्या करा दिया, टेक्निक कलाया, समझा ना। या मान लो कि वहां पर भंडार को भी चीज रखा हुआ है, जो कोई भी मान लो कि मान लो कि तुम कोई भी चीज भंडारित में रखा हुआ है, ठीक ना, और उसको तुम किसी न किसी दिमाग से उपयोग करके तुम उसको उपयोग में बना लिया, तो कौन सा संसाधन कहलाता है, भंडार संसाधन कहलाता है, ठीक ना। अब जानते हैं संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोष। संचित कोष में होता है कि जमा करना, ठीक ना, जमा रखा हुआ है, टेक्निक दिमाग लगाएंगे, उसको उपयोग में ला लेंगे, ठीक ना। बहुत सा देखा होगा कि किसी का जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी का चक्का मैंने हो सकता है किसी कारण से उसका गड़बड़ है, उस पर रख दिया, टायर सब होता है ना, रख दिया, और हो सकता है कभी खराब हो गया, अभी उसके पास यदि मान लो पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, वही टायर खोल कर सोचेगा अभी कुछ दिन चल जाएगा, उसी को जो रखा हुआ था उसी को फिर ला के, जो संचित था उसके पास रखा हुआ था, उसको ला कर फिर वो उपयोग में कर लिया, तो क्या होगा, संचित को संसाधन से अपने विकसित में आ गया, विकास में ला लिया। जो संचित को कोई भी रखा हुआ था वस्तु और उसको तुम उपयोग में ला लिया, फिर तो क्या था, संचित को संसाधन कहलाता है। वैसा जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर, ठीक है, में उपयोग में लाया जा सकता है। टेक्निक में जिसमें मान लो कि रिम ही होता है ना गाड़ी का, रिम ही, तो रिम मान लो 2-3 गो रिम टूटा हुआ था, ठीक है, स्पॉक जो होता है टूटा हुआ था, उसको जोड़ बा के फिर से उपयोग में ला लिया, मान लो कि तो रखा हुआ था, उसको टेक्निक लगाया कि ना हम इसको जोड़ के ला सकते, तो जोड़ के ला लिया, तो कौन सा संसाधन का ला गया, संचित कोष संसाधन, समझा ना। अब आगे देखते हैं संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। अब विवेकपूर्ण क्या कहलाता है, वो अपने दिमाग टेक्निक के आधार पर, समझा ना। विवेकपूर्ण उपयोग होता है कि जैसे तुम कहता है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। तुम जैसे मान के पानी को तुम उपयोग करते हो, ठीक ना, जैसे बिजली का उपयोग होता है, तुमको यदि
मीटर मतलब कि पैसा मीटर का चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक ना, बिजली बिल नहीं लग रहा है, ठीक ना, तब तक तुम अनाधुन उपयोग करेगा। और जब तुम्हारा बिजली बिल लगना स्टार्ट हो जाएगा, तुम क्या करेगा, अपना टेक्निक के सारा उपयोग विवेकपूर्ण दिमाग लगाएगा कि अभी कम ही लाइट भी जलाएंगे ना तो मेरा कम हो जाएगा, तो तुम दिमाग तुम्हारा लगाया तो क्या करेगा, वो तो विवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है। तो विवेकपूर्ण उपयोग किसका कर रहा है, संसाधन का, ठीक ना। मान लो कि तुम पानी खर्च करते हो, तुम्हारा पानी का उपयोग दिन भर में है कि तुम 30 लीटर में तुम हर काम कर सकते हो, तो तुम 40 लीटर 50 लीटर तुम पानी गिरा देते हो, खत्म कर देते हो, तो ये जो तुम 10-20 लीटर तुम बचाव कर लिया है, वे तो विवेकपूर्ण उपयोग किया। तो ये सब संसाधन क्या करता है, संसाधन का नियोजन कहलाता है, संसाधन का बचाव कहलाता है। और हर व्यक्ति को आगे भविष्य को देखते हुए संसाधन का उपयोग करना चाहिए, समझा ना। है ना कि अभी मेरा उपयोग हो गया, आगे भविष्य के लिए क्या होगा ना होगा कोई मतलब नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, समझा ना। वह कहता है जब संसाधन का हम विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, दिमाग से अपना उपयोग करते हैं, ठीक ना, तो कौन सा संसाधन कहलाता है, संसाधन का नियोजन कहलाता है, संसाधन का बचाव कहलाता है, ठीक ना। वह संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। अपना दिमाग टेक्निक पर्यायवाची शब्द है, तुम अपना दिमाग कि तुम किस तरह बचाव कर सकते हो। क्या कहता था, दिमाग लगाओ कि तुम ये बोल सकता है, दिमाग लगाओ कि तुम ये बचा सकता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार तो दिमाग लगाना मैंने विवेकपूर्ण उपयोग करना, ठीक ना। मतलब संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, समझा ना। आगे देखो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। संसाधन संरक्षण, संसाधन को हम कैसे बचाव कर सकते हैं उस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना, उसके बारे में जानकारी देना, ठीक ना। देखो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन बोले ना, संरक्षण में क्या आता है, बचाव करना। संसाधन क्या आता है, संरक्षण में क्या आता है, बचाव करना। तो बचाव कैसे करेगा, जब तक उसमें विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेगा, जब तक उसमें दिमाग नहीं लगाएगा, तब तक क्या विवेकपूर्ण उपयोग होगा। तो संसाधन का नियोजन, नियोजन के बचाव करना एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक ना। संसाधनों के दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। जब तुम संसाधन का असीमित उपयोग कर रहा है तो तुम्हारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। असंतुलित हो जाएगा, तुम्हारा पता है ना, तो तुमको बहुत तुम्हारा ऑक्सीजन होता है, तुम्हारा संतुलित ऑक्सीजन तुमको नहीं मिल पाएगा, बहुत सा दुर्घटना हो सकता है, ठीक ना। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य सही से नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा ऑक्सीजन ही शुद्ध नहीं है, तुम सांस ही नहीं तुम सही से शुद्ध ले पा रहा है, तो क्या और भी तुम्हारे लिए बहुत सा हानिकारक होने वाला है, ठीक ना। इसलिए पहले फर्स्ट में क्या है, स्वास्थ्य को जरूरी रखना होता है। जब तुम स्वास्थ्य को जरूरी रखे, जैसे मानो कि गाड़ी होता है, गाड़ी से धुआं बहुत से निकलता है, तुम बिना उपयोगी का तुम गाड़ी जहाँ मन तहाँ जाते हो आते हो जाते हो आते हो, तो क्या था, विवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है, अनाधुन उपयोग कर रहा है, उससे क्या रहा है, पर्यावरण को क्या रहा है, क्षति हो रहा है। पर्यावरण को क्षति हो जाएगा तो क्या था, तुम्हारा बहुत सा नुकसान होने वाला है, ठीक ना। अतः इसके सभी उपयोग से ही पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है। एवं कहता है कि अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए संचय किया जा सकता है। जब तुम विवेकपूर्ण से उपयोग करेगा ना, तुम अगली पीढ़ी के लिए भी संसाधन को तुम बचाया जा सकता है, समझा ना। यही नहीं, यह दूसरे सभी परिवहन संसाधनों के पूरक के रूप में कार्य करता है। इसके विकास के बिना रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग की सेवाएं अधूरी रह जाएगी, ठीक ना, अधूरी रह जाएगी। इधर देखो, कहता है कि देखो महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं, ठीक नहीं। कहते महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अपना पेटी भरने के लिए नहीं। क्या कारण है। और देखो आगे कहते मेघा पाटेकर का संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर का संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, ठीक ना। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था, चिपको आंदोलन से था, ठीक ना। चिपको आंदोलन में बताने वाले हैं बहुत डिटेल से क्या कारण है, कहाँ से था, ठीक ना। आगे देखो कहता है कि संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय कृषि भूमि विस्तार से है, ठीक ना। देखो संदीप पांडे का संबंध जो था ना, वर्षा जल को संचय कृषि मैंने पूछता है कि उसको किस तरह बचाया जा सकता है वर्षा जल को, उससे ये संबंध रखता था, ठीक ना। कहता है 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत भी की थी, कौन, संदीप पांडे ने। कब क्या था, 1968 ईस्वी में, ठीक ना। कहता है आगे स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, सुमशेर सिंह, ठीक ना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, सुमशेर है। फिर आगे देखो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार के प्रकाशित है। अच्छा
स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में किसके बारे में विशेषता बारे में बताया गया? संसाधन को किस तरह हम बचाया जा सकता है, संसाधन को हम कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, ठीक ना, वही बात है। और गांधी जी के विचार का सभी बात है कौन सा पुस्तक में? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में। और किस चीज के बारे में बताया गया है? संसाधन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं। और किसका बात है रखा हुआ, किसका विचार रखा हुआ है? महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी का। आगे देखो, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कहता है पर्यावरण को संरक्षण हेतु, पर्यावरण को बचाने हेतु सर्वप्रथम कहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब क्या था? सबसे पहले 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। आयोजित मतलब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। आगे देखो, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और ये क्वेश्चन पूछता भी है तो इजी, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक ना। अब आगे देखो, कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कहता है श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक ना। कहता है सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास किसे कहते हैं? कहता है पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को सतत विकास कहते हैं। देखो, कहता है कि पर्यावरण के बिना क्षति, पर्यावरण को हम कोई भी क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं और हम आगे भविष्य को भी देखकर हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो वैसा विकास, वैसा सतत प्रभाव तो क्या कहलाता है? वैसा सतत प्रभाव, यह सतत विकास कहलाता है, समझा ना। तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर में रखते हुए, भविष्य को भी मद्देनजर में रखते हुए वर्तमान विकास को, वर्तमान को हम क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। विकास को कायम को रखा जाता है, विकास के कायम, विकास को आगे बढ़ाने का कायम या प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी धारणा क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। आया समझ में? सतत विकास किसे कहते हैं? जब अभी मान लो कि वर्तमान में है, ठीक ना, पर्यावरण को हम कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं और आगे हम भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं, ठीक ना, और वर्तमान में अच्छा हम आगे विकास को बढ़ाने के प्रयास में है, ठीक ना, और आगे भी नहीं हमको दिक्कत हो रहा है, आगे पीढ़ी को भी नहीं दिक्कत होगा और नहीं होने देंगे, और अभी भी हम अच्छा विकास कर रहे हैं। ऐसी ही ऐसी ही प्रक्रिया, तो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, समझा ना। सतत विकास कहलाता है। आया समझ में? देखो, आज यहीं तक रखते हैं, कल से यहाँ तक रहेगा, ठीक ना। कल वहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।